सबसे पहले हम इकोनॉमिक एवोल्यूशन के फाउंडेशन को समझेंगे थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग। ये ह्यूमैनिटी की ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका बेसिक प्रेमिस समझो। ये प्री हिस्टोरिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो सीधा नेचर के इमीडिएट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमल है रिगार्डिंग प्रोडक्शन। ह्यूमंस सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो नेचर फ्रीली ऑफर कर रही है। इसलिए इसमें लो टेक्निकल नॉलेज और मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल क्यों चाहिए होगा जब नेचर ही वेयरहाउस है? लेकिन इसका एक क्रिटिकल लिमिटेशन है, रिसोर्स डिपेंडेंस। क्योंकि सोसाइटी सिर्फ बायोमास एक्सट्रैक्शन, दैट इज प्लांट्स एनिमल्स पर रिलाई करती है, सरप्लस जनरेट नहीं होता। विदाउट सरप्लस वेल्थ क्रिएट नहीं होती। इसलिए ये सबसिस्टेंस लेवल पर ही रहता है। अब स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जोनेशन को देखो। ये एक्टिविटी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में श्रिंक हो गई है और स्पेसिफिक पॉकेट्स में रिस्ट्रिक्टेड है। व्हाई? थिंक क्रिटिकली। ये पॉकेट्स वहां हैं जहां मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर वायबल नहीं है ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। दो मेजर जोन्स हैं। हाई लैटिट्यूड जोन्स, टंड्रा रीजन्स लाइक कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, जहां एक्सट्रीम कोल्ड एग्रीकल्चर अलाउ नहीं करता, यहां इनुइट ट्राइब सर्वाइव करती हैं। दूसरा है लो लैटिट्यूड जोन्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स लाइक अमेज़न, कॉन्गो, इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ फॉरेस्ट इतना डेंस और क्लाइमेट इतना ह्यूमिड है कि कन्वेंशनल फार्मिंग डिफिकल्ट है। यहाँ पिग्मीज और बुशमैन जैसे ट्राइब्स ऑपरेट करते हैं। सो ज्योग्राफी डिक्टेट्स द इकोनॉमी हियर। लेकिन इसमें एक मॉडर्न शिफ्ट आया है जो स्लाइड में मार्केट इंटरैक्शन के अंडर दिखाया गया है। पहले ये प्योरली सबसिस्टेंस फेज था, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए। अब ये कमर्शियल फेज में एंटर कर रहा है। इसका मतलब है गैदरिंग अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन के लिए हो रही है। नोटिस करो एग्जांपल्स। जपोटा ट्री से चिकल निकालना च्यूइंग गम के लिए या सिंचोना बाग से क्विनाइन बनाना मेडिसिन के लिए। ये रॉ मटेरियल्स फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज फीड कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन को समझो। प्रिमिटिव ट्राइब्स अब ग्लोबल सप्लाई चेन का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहे हैं। हाउएवर, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आने से जैसे आर्टिफिशियल रबर या फ्लेवर्स, नेचुरल गैदरिंग की डिमांड डिक्लाइन हो रही है। मॉडर्न एनक्रोचमेंट और लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी इन जोन्स को श्रिंक कर रहे हैं, जिसे हम मॉडर्न डिक्लाइन कहते हैं। बेसिकली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन इस प्राइमल एक्टिविटी को मार्जिनलाइज कर रहा है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं एनिमल रियरिंग की तरफ, जहां हम दो डिस्टिंक्ट सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे, नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इनके बीच का फंडामेंटल डिफरेंस इकोनॉमी और मैनेजमेंट का है। सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग, जो कि एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। इसका कोर लॉजिक है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। हर्डर्स अपने एनिमल्स के साथ मूव करते हैं। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बेस। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि वो नेचर पर डिपेंड करते हैं फॉडर और वाटर के लिए। जब एक जगह के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दे माइग्रेट। इस माइग्रेशन में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसे ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। लिसन केयरफुली। ट्रांसह्यूमेंस रैंडम वॉन्डरिंग नहीं है, ये सीजनल माइग्रेशन है। माउंटेन्स में जैसे हिमालयाज, गुज्जर्स, बकरवाल्स, गर्मियों में ये हर्ड्स को लेकर ऊपर हाई एल्टीट्यूड पैस्चर्स पर जाते हैं क्योंकि बर्फ पिघल चुकी होती है और घास अवेलेबल होती है। सर्दियों में जब ऊपर बर्फ पड़ती है, ये वापस वैली में आ जाते हैं। ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। रीजन के हिसाब से एनिमल्स भी चेंज होते हैं। तिब्बत एंडीज में यैक्स और लामास, हाई एल्टीट्यूड अडेप्टेशन। सहारा में कैमल्स, हीट और ड्राउट रेजिस्टेंट। और आर्कटिक में रेनडेयर। यहाँ फोकस एसेट अक्यूमुलेशन पर नहीं, सर्वाइवल पर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग या रैंचिंग बिल्कुल अलग गेम है। ये वेस्टर्न कल्चर से ड्रिवन है और कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ एनिमल्स मूव नहीं करते नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, बल्कि रिसोर्सेज एनिमल्स के पास लाए जाते हैं। ये परमानेंट रैंचेस होते हैं जो साइंटिफिक लाइंस पर मैनेज किए जाते हैं। नोटिस द टर्म फेंस्ड पार्सल्स। फेंसिंग का मतलब है कंट्रोल और लैंड ओनरशिप। ये ग्रेजिंग मैनेजमेंट के लिए होता है। एक पार्सल ग्रेज किया, फिर एनिमल्स को शिफ्ट किया ताकि घास रीजनरेट हो सके। रैंचिंग में फोकस मोनोकल्चर पर होता है, यानी स्पेशलाइज्ड रियरिंग ऑफ अ सिंगल स्पीशीज, सिर्फ शीप या सिर्फ कैटल। क्यों? ताकि स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट मिले, वूल, मीट या हाइड्स, जिसे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सके। यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज होती है, जेनेटिक ब्रीडिंग अच्छी क्वालिटी के लिए, डिजीज कंट्रोल और वेटनरी केयर। ये सिस्टम डेवलप्ड नेशंस में कॉमन है जहां वास्ट लैंड्स अवेलेबल हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अर्जेंटीना में पाम्पास और यूएसए में प्रेरीज।
कॉन्ट्रास्ट मैट्रिक्स देखो। नोमैडिज्म में ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर लेस देन 1% है क्योंकि वो खुद कंज्यूम करते हैं, जबकि रैंचिंग में ग्रेटर देन 90% कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए होता है। एक तरफ नेचर के साथ एडजस्ट करना है, दूसरी तरफ नेचर को साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट करना है प्रॉफिट के लिए। समझ आया डिफरेंस? एग्रीकल्चर में एंटर करते ही हम सबसे पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को डिकोड करेंगे। सब्सिस्टेंस का मतलब है फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर ट्रेड। इसमें दो एक्सट्रीम्स हैं, प्रिमिटिव यानी कि शिफ्टिंग और इंटेंसिव। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कहते हैं, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन्स में होती है। इसका साइकिल समझो। फार्मर वेजिटेशन को क्लियर करता है और उसे जला देता है, स्लैश एंड बर्न। वाई बर्न? बर्निंग से जो ऐश बनती है वो सॉइल में मिक्स होकर नेचुरल फर्टिलाइजर यानी पोटैश का काम करती है। ये सॉइल की फर्टिलिटी बूस्ट करता है इनिशियली। फिर 3 to 5 इयर्स तक कल्टीवेशन होती है, लेकिन क्योंकि ट्रॉपिकल रेन्स हैवी होती हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जल्दी वॉश आउट या लीच हो जाते हैं और सॉइल एग्जॉस्ट हो जाती है। जब प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, फार्मर उस प्लॉट को अबैंडन कर देता है, फैलो पीरियड, ताकि नेचर उसे हील कर सके और नए प्लॉट पर मूव करता है। इसलिए इसे शिफ्टिंग कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं रीजन्स के हिसाब से। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा इन मैक्सिको, लदांग इन मलेशिया। हालांकि ये इकोलॉजिकली बैलेंस लग सकता है, बट डिफॉरेस्टेशन कंसर्न्स की वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है। अब शिफ्ट करो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर। ये ऑपोजिट सिनारियो है। ये उन रीजन्स में होता है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, मॉनसून एशिया। यहाँ लैंड लिमिटेड है और खाने वाले ज़्यादा। इसलिए फार्मर्स को लैंड के हर इंच को इंटेंस तरीके से यूज़ करना पड़ता है, हेंस इंटेंसिव। यहाँ लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती हैं ड्यू टू जनरेशनल डिवीजन। इस सिस्टम के दो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। 1. वेट पैडी डोमिनेटेड। यहाँ रेनफॉल हाई होती है, ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। मेन क्रॉप राइस है, फील्ड्स फ्लडेड रहती हैं। फीचर्स देखो, हाई लेबर इनपुट, पूरा परिवार खेत में काम करता है, लो मैकेनाइजेशन और हैवी मैन्योर यूज टू मेंटेन फर्टिलिटी। इसका आउटपुट लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई यील्ड पर यूनिट एरिया, एक छोटे टुकड़े से बहुत अनाज निकलता है, लेकिन लो यील्ड पर लेबर फोर्स, क्योंकि बहुत लोग सेम काम कर रहे हैं तो पर पर्सन आउटपुट कम है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 2. नॉन पैडी और ड्राई इंटेंसिव। उन रीजन्स में जहां बारिश कम है, नॉर्दर्न चाइना, एनडब्ल्यू इंडिया, पंजाब हरियाणा, यहां राइस ग्रो करना इम्पॉसिबल है, तो फार्मर्स व्हीट, मिलेट्स, सोगम या सोयाबीन ग्रो करते हैं। यहां इरिगेशन सिस्टम्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन लैंड रोटेशन पर चलता है, चेंज द लैंड, जबकि इंटेंसिव कल्टीवेशन लैंड प्रोडक्टिविटी पर चलता है, स्क्वीज द लैंड। ये हाई डेंसिटी पॉपुलेशन को सस्टेन करने का मैकेनिज्म है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम एक हाईली सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग टाइप को एनालाइज करेंगे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है क्योंकि ये इंडिजिनस नहीं है। इसे यूरोपियंस ने अपने कॉलोनीज ट्रॉपिक्स में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका जेनेसिस कॉलोनियल हिस्ट्री से जुड़ा है। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए 4 पिलर्स, लैंड, लेबर, ट्रांसपोर्ट और कैपिटल को देखो। सबसे पहले लैंड। प्लांटेशन में स्ट्रिक्ट मोनोकल्चर फॉलो होती है। मोनोकल्चर का मतलब है ह्यूज एस्टेट्स पर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो करना, जैसे टी या रबर। ये एस्टेट्स बहुत बड़े होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स में, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाया जा सके। सेकंड, लेबर। हिस्टोरिकली ये सिस्टम चीप या इंडेंचर्ड यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर डिपेंडेंट था, जो कॉलोनी से लाए जाते थे। आज भी ये लेबर इंटेंसिव है, पर अब लेबर लोकल प्रोक्योरमेंट से आती है। थर्ड, कैपिटल। ये प्योरली कैपिटल इंटेंसिव है। हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए मशीनरी, फर्टिलाइजर्स और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इसमें मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये सिंपल फार्मिंग नहीं, कॉर्पोरेट फार्मिंग है। फोर्थ और सबसे क्रिटिकल एलिमेंट, एस्टेट हाउस एंड फैक्ट्री। प्लांटेशन क्रॉप्स अक्सर पेरिशेबल होते हैं, जैसे सुगरकेन, या उन्हें इमीडिएट प्रोसेसिंग चाहिए होती है, जैसे टी फर्मेंटेशन। इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट खेत के अंदर यानी ऑन दी एस्टेट ही लोकेट होती है। इसे फार्म फैक्ट्री लिंकेज कहते हैं। फाइनली, ट्रांसपोर्ट। ये सिस्टम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए होते हैं। इसलिए एफिशिएंट कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स एसेंशियल है।
अब रीजनल क्रॉप स्पेशलाइजेशन को कॉलोनियल मैपिंग के थ्रू देखो। जिस यूरोपियन पावर ने जहां रूल किया वहां अपनी पसंद की क्रॉप एस्टैब्लिश की। ब्रिटिश, इन्होंने इंडिया यानी असम और दार्जिलिंग में टी गार्डन्स लगाए क्योंकि ब्रिटिश कल्चर में टी की डिमांड थी। मलेशिया में रबर प्लांटेशन सेटअप किए इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए। वेस्ट इंडीज में सुगर केन। फ्रेंच ने वेस्ट अफ्रीका में फोकस किया कोको और कॉफी पर। डच ने इंडोनेशिया में सुगर केन मोनोपोली क्रिएट की। पोर्चुगीज और स्पेनिश ने ब्राजील में कॉफी यानी फजेंदाज और फिलीपींस में कोकोनट या सुगर केन। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है जो ट्रॉपिकल लैंड्स को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता है थ्रू कॉलोनियल लेगेसी। ये प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन और साइंटिफिकली मैनेज सिस्टम है, राइट? नेक्स्ट एग्रीकल्चर टाइप बहुत स्पेसिफिक है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। इसका नाम ही इसकी ज्योग्राफी डिफाइन करता है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म का। ये सिस्टम स्ट्रिक्टली उन रीजन्स में मिलता है जहां मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, यानी वेट विंटर्स और हॉट ड्राई समर्स। नोट करो, दुनिया में ज्यादातर बारिश समर्स में होती है, लेकिन यहाँ विंटर्स में होती है। ये यूनिक कंडीशन स्पेसिफिक क्रॉप्स को फेवर करती है। रीजनली ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास, यानी सर्दर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, सर्दर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, एसडब्ल्यू साउथ अफ्रीका और एसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया, पर्थ एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। ये सब 30 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड एनएस के बीच सिचुएट करते हैं। अब इस सिस्टम की कमर्शियल स्टेटस और क्रॉप हायरार्की को समझो। ये हाईली कमर्शियलाइज्ड है। यहाँ सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं होती। फार्मर्स स्पेसिफिकली विटिकल्चर यानी ग्रेप कल्टीवेशन और हॉर्टिकल्चर पर फोकस करते हैं। विटिकल्चर यहाँ का फ्लैगशिप है, लेकिन इसमें भी एक हायरार्की है। जो बेस्ट क्वालिटी ग्रेप्स होते हैं वो हाई वैल्यू वाइन्स बनाने के लिए वाइनरीज में प्रोसेस होते हैं, फ्रांस, इटली, स्पेन में। जो इंफीरियर क्वालिटी ग्रेप्स होते हैं उन्हें ड्राई करके रेजिन्स यानी किशमिश और करंट्स बनाया जाता है। ऑलिकल्चर यानी ऑलिव एक्सट्रैक्शन भी क्रिटिकल है, क्योंकि ऑलिव ऑयल इस रीजन का प्राइमरी कुकिंग मीडियम है और ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। एक इंटरेस्टिंग अडेप्टेशन यहाँ के प्लांट्स में देखने को मिलती है, ज़ेरोफिटिक ट्रेट्स। क्योंकि समर्स ड्राई और हॉट होती हैं, प्लांट्स को मॉइस्चर रिटेन करना पड़ता है। इसलिए क्रॉप्स लाइक फिग्स और ऑरेंजेस की थिक स्किन्स होती हैं ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए, और डीप रूट्स होती हैं ग्राउंड वाटर तक पहुंचने के लिए। सबसे बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर है मार्केट लिंकेज वाया हॉर्टिकल्चर, ट्रक फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जब विंटर्स होती हैं, वहाँ फ्रॉस्ट की वजह से फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो नहीं हो पाते। उस वक्त मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ विंटर्स माइल्ड होती हैं, विंटर गार्डन का रोल प्ले करता है। ये रीजन हाई डिमांड मार्केट्स को ऑफ सीजन में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई करता है। इस सीजनैलिटी गैप को एक्सप्लॉइट करके ये फार्मर्स मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बस ये समझो कि ये क्लाइमेट और मार्केट डिमांड का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। मेक सेंस? अब हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग के बीच का कॉन्ट्रास्ट समझेंगे। ये दोनों सिस्टम्स डेवलप्ड इकोनॉमीज का बैकबोन है। पहले एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये मिड लैटिट्यूड्स के सेमी एरिड इंटीरियर लैंड्स में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे यूरेशियन स्टेप्स, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज, अर्जेंटीनियन पैम्पास, साउथ अफ्रीकन वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। नोटिस करो, ये सब ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और ज़मीन बहुत वास्ट यानी बड़ी है। इसका मेन फीचर है हाई मैकेनाइजेशन। प्लोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब कुछ मशीन्स यानी कंबाइंड हार्वेस्टर्स से होता है। क्यों? क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं है और खेत इतने बड़े हैं कि मैनुअल काम इम्पॉसिबल है। प्रिंसिपल क्रॉप व्हीट होती है, 2 कॉर्न और बार्ली भी ग्रो किए जाते हैं। यहाँ एक यील्ड पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है। लिसन केयरफुली। यील्ड पर एकड़ कम होता है क्योंकि एक्सटेंसिव फार्मिंग में पर प्लांट केयर इंटेंसिव फार्मिंग जितनी नहीं होती, लेकिन यील्ड पर पर्सन बहुत हाई होता है। वाई? क्योंकि एक आदमी मशीन्स के थ्रू हजारों एकर्स कल्टीवेट कर रहा है, तो टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय मिनिमल लेबर फोर्स रिजल्ट्स इन मैसिव इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। दूसरी तरफ है मिक्स्ड फार्मिंग। ये दुनिया के हाईली डेवलप्ड पार्ट्स जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। इसे मिक्स्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ क्रॉप कल्टीवेशन और लाइवस्टॉक रेयरिंग साइमल्टेनियसली की जाती है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसका कोर कॉन्सेप्ट है सेल्फ सस्टेनिंग न्यूट्रिएंट साइकिल। फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कुछ इंसानों के लिए जैसे फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, और कुछ जानवरों के लिए फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा और क्लोवर।
एनिमल्स इन फॉडर क्रॉप्स को खाते हैं और बदले में मैन्योर यानी फर्टिलाइजर देते हैं, जो वापस सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर करता है। साथ ही क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग साइंटिफिकली यूज की जाती है सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमिकली ये सिस्टम बहुत स्टेबल है। फार्मर की इनकम सिर्फ क्रॉप्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कैटल, शीप, पिग्स और पोल्ट्री से भी आती है, जैसे मिल्क, मीट और एग्स। अगर क्रॉप फेल हो गई तो लाइव स्टॉक बैकअप देता है। ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है मशीनरी और फर्टिलाइजर के लिए, और स्किल इंटेंसिव भी है। इस इकोसिस्टम में वेस्ट कुछ नहीं होता, हर एलिमेंट दूसरे को सपोर्ट करता है। ये एग्रीकल्चर का सबसे बैलेंस्ड फॉर्म माना जाता है। क्लियर हुआ लॉजिक? एग्रीकल्चर से आगे बढ़कर अब हम स्पेशलाइज्ड हाई वैल्यू फार्मिंग सिस्टम्स, डेयरी फार्मिंग और मार्केट गार्डनिंग को देखेंगे। इन दोनों सिस्टम्स में कैपिटल और मार्केट प्रॉक्सिमिटी यानी शहर के पास होना सबसे बड़े डिटर्मिनेंट्स हैं। सबसे पहले डेयरी फार्मिंग। ये एनिमल रेयरिंग का सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट टाइप है। इसका फोकस मिल्च एनिमल्स, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, पर है। ये सिस्टम हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। पैसा कहाँ लगता है? एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, फीडिंग मशीन्स और सबसे इंपॉर्टेंट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेफ्रिजरेशन और पैस्चराइजेशन। दूध जल्दी खराब होता है यानी हाईली पेरिशेबल, इसलिए फार्म से कंज्यूमर तक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये लेबर इंटेंसिव भी है। क्रॉप्स की तरह यहाँ कोई ऑफ सीजन नहीं होता। काउस को साल के 365 डेज फीडिंग और मिल्किंग चाहिए। ज्योग्राफिकली ये मेनली 3 बेल्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। 1 नॉर्थ वेस्ट यूरोप, लार्जेस्ट जैसे डेनमार्क या नेदरलैंड्स। 2 कनाडा। 3 साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। नोटिस करो, ये सब अर्बन सेंटर्स के पास हैं। व्हाई? क्योंकि फ्रेश मिल्क को दूर ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल और महंगा है। ऑल्दो पैस्चराइजेशन टेक ने शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है, फिर भी मार्केट प्रॉक्सिमिटी मैटर करती है। दूसरा सिस्टम है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इस टर्म का ओरिजिन ट्रक वर्ड से है, जिसका मतलब है बार्टर या एक्सचेंज, और ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ा है। यहाँ फार्मर्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स ग्रो करते हैं, स्पेसिफिकली अर्बन मार्केट्स के लिए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए वॉन थ्यूनेन स्टाइल प्रॉक्सिमिटी मॉडल देखो। शहर यानी अर्बन मार्केट के सबसे पास वाली रिंग में हाई पेरिशेबिलिटी और हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे मिल्क और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। क्योंकि लैंड यानी रेंट शहर के पास महंगी होती है, फार्मर को ऐसी चीज उगानी पड़ेगी जो एक्सपेंसिव बिके और जल्दी मार्केट पहुंचे। इसमें द डच मॉडल फेमस है। नेदरलैंड्स में स्पेशलाइज्ड फ्लावर फार्मिंग जैसे ट्यूलिप्स। ये फ्लावर्स एयरप्लेन्स के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में भेजे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है। स्मॉल फार्म्स, इंटेंसिव लेबर, हाथ से देखभाल, हाई कैपिटल, ग्रीन हाउसेज या इरिगेशन, और एक्सेलेंट ट्रांसपोर्ट लिंक्स। अगर ट्रांसपोर्ट डिले हुआ तो सब्जी सड़ जाएगी और लॉस होगा, इसलिए इसे ओवरनाइट ट्रांसपोर्ट रेडियस में ऑपरेट किया जाता है। फैक्ट्री फार्मिंग भी इसी का अग्रेसिव वर्जन है, जहां पोल्ट्री और कैटल को स्टॉल्स में रखकर इंडस्ट्रियल फीड दिया जाता है फॉर मैक्सिमम मीट आउटपुट। सो ये फार्मिंग कम और बिजनेस ज्यादा है। गॉट इट? फाइनली हम माइनिंग पर आते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ये प्राइमरी एक्टिविटी मॉडर्न सिविलाइजेशन का बेस है, आयरन एज से सिलिकॉन एज तक। सबसे पहले समझो कि माइनिंग वायबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। सिर्फ मिनरल का मिल जाना काफी नहीं है। एक डिसीजन मैट्रिक्स होता है जो फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को वे करता है। फिजिकल फैक्टर्स: ओर का साइज क्या है, ग्रेड यानी क्वालिटी क्या है, डेप्थ कितनी है। अगर ओर हाई ग्रेड है पर बहुत डीप है तो निकालना मुश्किल होगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स: डिमांड कितनी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, कैपिटल और लेबर कॉस्ट क्या है। अगर मिनरल डीप है पर प्राइस लो है तो वो नॉट वायबल होगा। अगर ग्रेड हाई है और ट्रांसपोर्ट इजी है तभी माइन स्टार्ट होगी। मेथड्स ऑफ माइनिंग 2 तरह के होते हैं: सरफेस और ओपन कास्ट माइनिंग। ये तब यूज होता है जब मिनरल सरफेस के पास यानी शैलो होते हैं। ये ईजीएस्ट और चीपेस्ट मेथड है। इसमें बस ऊपर की मिट्टी यानी ओवरबर्डन हटाकर मिनरल निकाल लेते हैं। इक्विपमेंट बड़ा यूज होता है, आउटपुट फास्ट है और सेफ्टी रिस्क्स कम होते हैं। अंडरग्राउंड और शाफ्ट माइनिंग। जब ओर गहरा यानी डीप होता है तब वर्टिकल शाफ्ट्स दिक करनी पड़ती है। ये हाई टेक और हाई कॉस्ट मेथड है। लिफ्ट्स, ड्रिल्स और कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन सिस्टम्स चाहिए होते हैं ताकि माइनर्स को हवा मिले।
यहाँ रिस्क बहुत हाई होता है। पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स और केव-इन्स यानी छत गिरना का डर रहता है। अब एक क्रिटिकल ग्लोबल शिफ्ट ऑब्जर्व करो। डेवलप्ड नेशंस यानी रिच कंट्रीज अब माइनिंग से रिट्रीट कर रहे हैं, स्पेशली अंडरग्राउंड माइनिंग से। वाई? क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत हाई है और एनवायरमेंटल लॉ स्ट्रिक्ट हैं। माइनिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लेबर कॉस्ट बढ़ने से श्रिंक हो जाते हैं। इसके विपरीत डेवलपिंग नेशंस जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ एशिया में लेबर चीप है, इसलिए माइनिंग इंडस्ट्री वहाँ एक्सपैंड कर रही है। आज ग्लोबल माइनिंग का बड़ा हिस्सा डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रोल करता है। लास्टली, एक कॉन्सेप्ट है रिसोर्स कर्स थ्योरी। ये एक पैराडॉक्स है। लॉजिकली जिस रीजन में रिसोर्सेज हैं, गोल्ड या ऑयल, उसे अमीर होना चाहिए। पर अक्सर देखा गया है कि रिसोर्स रिच रीजन्स लाइक पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। वाई? क्योंकि इजी मनी यानी रिसोर्स रेंट, करप्शन, डिक्टेटरशिप और अदर इंडस्ट्रीज की नेग्लिजेंस को बढ़ावा देता है। इसलिए रिसोर्स होना हमेशा डेवलपमेंट की गारंटी नहीं होता। तो माइनिंग सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट चेन? ये थे आपके प्राइमरी एक्टिविटीज के कोर फंडामेंटल्स।